हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। आई होप सबको समझ में आया होगा। आज अपना टॉपिक है उसी चैप्टर का, जो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। मींस जो सीमेंट होती है वो किन किन कंपाउंड से मिलके बनती है, या सीमेंट में जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं जब उनको बर्न करते हैं तो कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं जिनको हम ग्राइंड कर सीमेंट का रूप देते हैं। तो सबसे पहले आता है द मटेरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड। सीमेंट बनाने में जो हम रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल इस्तेमाल करते हैं, जो इनिशियली जो भी मिनरल्स हम लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं। बेसिकली लाइम होता है, चूना, सिलिका जो सैंड होती है, एल्यूमिना और एंड आयरन ऑक्साइड। ये चार बेसिक कंपोनेंट्स हैं सीमेंट को बनाने के। These oxides interact with one another in the kiln at high temperature to form one more complex compound। जब ये चारों जो मेजर कंपाउंड्स हैं along with some और माइनर मिनरल्स होते हैं, जब भट्टी के अंदर इनको हम हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, इनको बर्न करते हैं, तो वो आपस में फ्यूज़ होकर एक दूसरे में घुलकर नए कंपाउंड बनाते हैं और वो ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, ये जो रॉ मटेरियल है इनकी जो कंपोजिशन हम लेते हैं, जिस प्रोपोर्शन में लेते हैं, ठीक है ना, तो वो जो प्रोपोर्शन अनुपात है, जिस अनुपात में हम लाइम लेंगे, सिलिका लेंगे, एल्यूमिना लेंगे, आयरन ऑक्साइड लेंगे, वो जो सीमेंट की फाइनल प्रॉपर्टी बनती है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर लाइम कंटेंट ज़्यादा होगा तो प्रॉपर्टी कुछ हो जाएगी सीमेंट की, एल्यूमिना कंटेंट होगा तो सीमेंट की प्रॉपर्टी कुछ हो जाएगी। मीन्स जो सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे उसका सेटिंग टाइम है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन है, ठीक है ना, ये सब उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। अगर हम लाइम ज़्यादा लेंगे तो वो अनसाउंड हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर हम एल्यूमिना लेंगे तो इस तरह से जो ये रॉ मटेरियल की यूज़ करें, इनका जो अनुपात होता है वो बहुत ही मायने रखता है सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ को निर्धारित करने में। इसके अलावा सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ को और कौन कौन अफेक्ट करता था, सीमेंट की फाइनेस, कि सीमेंट कितनी पतली, मतलब उसको कितना बारीक पीसा गया है, ठीक है ना, क्योंकि जो सीमेंट की हाइड्रेशन होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे, वो डिपेंड करता है कि सीमेंट की फाइनेस पर। और उसके अलावा रेट ऑफ कूलिंग, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब क्लिंकर बन जाते हैं तो उनको कूल करने के लिए हम एक स्पेसिफिक रेट से ही उनको कूल करते हैं, कि पहले 10 मिनट में टेम्परेचर 15 से 500 डिग्री लेके आते हैं, फिर अगले 15 मिनट में उसको 500 से नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आते हैं। अगर बहुत जल्दी या बहुत लेट गर्म करते हैं तो सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो अब सीमेंट के अंदर हम देखते हैं कि इसकी जो रॉ मटेरियल है वो कितने कितने परसेंटेज में हम सीमेंट में लगभग मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम 60 से 67% लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो कि 17 से 25% होता है। ये मिनरल्स हैं जिसको हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे लाइम है, लाइम के अंदर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। सिलिका, उसके अंदर क्या होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा। एल्यूमिना क्या है, उसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, और आयरन ऑक्साइड, ठीक है, जो भी आयरन के मिनरल्स हैं उनमें आयरन ऑक्साइड होगा। तो जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो कितना है, 17 से 25%। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हम लेते हैं वो लेते हैं 3 से 8%। ठीक है ना, इनका परसेंटेज कम है। और जो फेरिक ऑक्साइड है या हम आयरन ऑक्साइड कहें वो है 0.5 से 6%। एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जो कि बहुत ही माइनर मिनरल्स में आते हैं ये, जो कि हम 0.1 से 4% के बीच में लेते हैं। देन एल्कलीज, ये बहुत ही माइनर मिनरल्स हैं, पोटाशियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड, जिसको 1.3 से 3% के बीच में हम रॉ मटेरियल के रूप में इसको सीमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इन सबको मिलाकर एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम भट्टी के अंदर इनको जलाते हैं। जलाने के बाद जो क्लिंकर्स बनते हैं उनके अंदर कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो वो कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं। सबसे पहला आता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। देखो सबसे ऊपर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला है 3CaO एंड SiO2। ठीक है ना,
जिसको हम शॉर्ट में एब्रीविएशन फॉर्म में डिनोट करते हैं C3S। C मीन ट्राई कैल्शियम और S मीन सिलिकेट, ठीक है ना। जो कि जो क्लिंकर्स होते हैं उसमें कितने परसेंटेज के आधार पे होता है, ये अप्रोक्स 54% तक जो क्लिंकर्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। उसके अलावा इसमें क्या बनता है, सेकंड नंबर पे देखिए, डाई कैल्शियम सिलिकेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मॉलिक्यूल ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड, जिसका एब्रीविएशन फॉर्म जो शॉर्ट फॉर्म है वो है C2S, जो कि क्लिंकर्स में कितने परसेंट होता है, अबाउट 16%। ओके, जो थर्ड में, ये 4 मेजर कंपाउंड्स हैं जो क्लिंकर्स के अंदर मौजूद होते हैं। थर्ड है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, 3 कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है C3A, जो कि 10% अप्रोक्स 10% क्लिंकर्स के अंदर होता है। एंड जो फोर्थ कंपाउंड है वो है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ठीक है ना, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, जिसमें 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक फेरिक ऑक्साइड, जिसका शॉर्ट फॉर्म बनता है C4AF, जो कि अप्रोक्स 9% के आसपास इसमें होता है। ये परसेंटेज आपको ध्यान रखनी है कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, उस जो कि 54% के आसपास होता है। फिर होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, जो कि 16% के आसपास होता है। और फिर आता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है ना, जो C3A शॉर्ट फॉर्म, जो कि 10% के आसपास होता है। एंड देन टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, जो कि C4AF 9% के आसपास होता है। अब ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी पहचान किसने की थी, HR बोग ने, इसलिए इनको बोग्स कंपाउंड भी कहा जाता है। और ये शॉर्ट फॉर्म बोग नहीं दिए, जो C3S लिखते हैं, C2S, C3A, C4AF, ये सब शॉर्ट फॉर्म बॉक्स नहीं दी थी, ठीक है ना। और इनको पहचाना भी सबसे पहले बॉक्स नहीं था, इसलिए इनको बॉक्स कंपाउंड भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ अबव कंपाउंड्स इन दिस सीमेंट वेरी विद द चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द ऑक्साइड्स इन द रॉ मटेरियल। अब ये जो परसेंटेज मैंने यहाँ पर बताई है, ये ज़रूरी नहीं कि हर बार इसी तरह से बनेगी, ये डिपेंड करता है कि आपने जो रॉ मटेरियल के अंदर ऑक्साइड्स यूज़ किए हैं वो किस अनुपात में यूज़ किए हैं। अगर आपने एल्यूमिनियम ज़्यादा ले लिया तो C3 और C2 ज़्यादा बनेगा। अगर आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज़्यादा ले लिया है तो C3A ज़्यादा बनेगा, मीन्स उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये डिपेंड करते हैं कि रॉ मटेरियल के अंदर हमारी ऑक्साइड्स का अनुपात कितना है, उसी आधार पे ये कंपाउंड, जो क्लिंकर्स के अंदर ये कंपाउंड कितनी मात्रा में बनेंगे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ इन एडिशन टू दी 4 कंपाउंड्स, ये ऊपर जो 4 कंपाउंड, इनके अलावा देर आर मैनी माइनर कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन द क्लीन बट देयर इन्फ्लुएंस ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट और हाइड्रेटेड कंपाउंड इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। इनके अलावा भी बहुत सारे और कंपाउंड सीमेंट के अंदर बनते हैं, लेकिन सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ पर उनका ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, इसलिए उनको हम ज़्यादा तवज्जो या महत्व नहीं देते हैं, ठीक है ना। मेनली हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो इन 4 कंपाउंड्स के ऊपर ही होता है। इनमें भी C3S और C2S है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ आती है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ क्या होती है, द फोर्स बियर पर यूनिट एरिया, वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर ये जो 2 कंपाउंड है ये कितनी मात्रा में है। जितने ज़्यादा ये कंपाउंड होंगे उतनी ज़्यादा सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो, एक नीचे एक पॉइंट दिया गया है यहाँ पर कि एन इंक्रीज इन द लाइम कंटेंट बियॉन्ड ए सर्टेन वैल्यू मेक्स इट डिफिकल्ट टू combine with other compounds and free lime will exist in the clinkers which causes unsoundness in the cement। अगर सीमेंट के अंदर जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं सीमेंट बनाने के लिए, उसमें अगर हमने लाइम के कंटेंट को एक डेफिनेट प्रोपोर्शन से ज़्यादा मिला दिया, मींस एक जो लिमिट होती है उससे अगर ज़्यादा मिला देते हैं, तो जब वो भट्टी के अंदर जलेगा तो वो पूरा जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो फ्यूज़ नहीं हो पाता है। मींस जो ट्राई कैल्शियम और डाई कैल्शियम सिलिकेट बनते हैं वो पूरे लाइम के नहीं बन पाते हैं, कुछ फ्री लाइम उनके बीच में रह जाता है, और वो फ्री लाइम क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। तो जब भी हमारा जो जहाँ पर ये वाली सीमेंट हम यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर जब भी वो जो कंक्रीट है या मोटार है, जब वो पानी के कांटेक्ट में आएगा तो वो जो लाइम है जो बचा हुआ उसके अंदर फ्री लाइम, वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा और वहाँ पर
जब रिएक्ट करेगा तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और वो धुलकर भी बाहर निकलाता है क्योंकि सोल्यूबल होता है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा क्या COH बनेगा जो कि सोल्यूबल होता है पानी में, तो वो निकल के बाहर जाएगा, इसलिए कंक्रीट को पोरस बना देता है और उसको अनसाउंड बना देता है, मीन्स वो ज़्यादा कंक्रीट ठोस नहीं रह पाता है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स भी है कि एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम किसी रॉ मटेरियल को सीमेंट के अंदर मिलाएंगे तो उसके ड्रॉबैक्स भी हमारे सामने आएंगे। ठीक है, इसी तरह से एन इंक्रीज इन सिलिका कंटेंट एट द एक्सपेंस ऑफ एल्यूमिना एंड फेरिक ऑक्साइड्स विल मेक दिस सीमेंट डिफ़िकल्ट टू फ्यूज़ एंड फॉर्म क्लिंकर्स। अगर हम सिलिका की परसेंटेज बढ़ा देते हैं और एल्यूमिना और जो आयरन ऑक्साइड है या फेरिक ऑक्साइड है उसकी परसेंटेज को, उसके कंटेंट को, अनुपात को कम कर देते हैं, तो क्या होगा कि जो क्लिंकर्स बन रहे हैं वो नहीं बन पाएंगे। जो बर्न होने के बाद जो क्लिंकर्स फॉर्म होते हैं वो, क्योंकि मेटेरियल आपस में ज़्यादा फ्यूज़ नहीं हो पाएगा और वो क्लिंकर्स नहीं बन पाएंगे। इस तरह भी जो हमारी सीमेंट की क्वालिटी वो डेटोरेट होगी, मीन्स वो जो क्वालिटी है वो ख़राब आएगी। तो ज़्यादा सिलिका भी हम यूज़, एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे एज ए रॉ मटेरियल। नेक्स्ट है सीमेंट्स विद ए हाई टोटल एल्यूमिना एंड फेरिक ऑक्साइड कंटेंट इज़ फेवरेबल टू द हाई अर्ली स्ट्रेंथ। दिस इज़ ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज ऑक्साइड्स फॉर द कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटायर क्वांटिटी ऑफ लाइम प्रेजेंट टू फॉर्म C3S। अगर हम सीमेंट का जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं उसके अंदर एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड के कंटेंट को बढ़ा देंगे, ठीक है ना, तो हम आगे देखेंगे कि जो सबसे पहले जो रिएक्शन करता है पानी के साथ, पानी, सीमेंट में हम पानी मिलाते हैं तो पानी के साथ जो सबसे पहले रिएक्ट करता है वो एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड वो ही रिएक्ट करते हैं। तो ये जो अर्ली स्ट्रेंथ आती है सीमेंट में, मींस 2-3 घंटे बाद थोड़ा सा टाइट होना शुरू हो जाती है, वो इन्हीं के कारण आती है क्योंकि ये जल्दी सी रिएक्शन करके और स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं, पानी के साथ रिएक्शन करके, और जो स्टेबल हाइड्रेटेड कंपाउंड्स होंगे वो ये बनाते हैं। इसलिए सीमेंट के अंदर जो अर्ली थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती है वो इन एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड के कारण आती है। ठीक है, और इनकी ज़्यादा मात्रा से कुछ दिन बाद जो सीमेंट की स्ट्रेंथ होगी वो भी ज़्यादा बनती है, क्योंकि इनके कारण क्या होगा कि जो लाइम है वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रेटेड कंपाउंड्स में, मींस C3S से जो कंपाउंड बनेगा हाइड्रेटेड कंपाउंड पानी के साथ रिएक्शन करके, और C2S मींस इनकी कंप्लीट रिएक्शन को कंप्लीट करने में भी मदद करता है। तो जो कंपाउंड्स हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ कंपाउंड्स रह जाएं, मॉलिक्यूल्स रह जाएं कि जो पानी के साथ रिएक्ट ना करें, तो उससे क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ सीमेंट कम होगी। तो इनकी जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड है, इनके वजह से जो C3S है वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर पाता है, या जो लाइम है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है C3S में। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारी सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा अच्छी आएगी। नेक्स्ट है लाइक बोथ लीच एटलियर एंड टोर्नहोम ऑब्जर्व 4 kinds of crystals in the cement clinkers. These are called elite, belite, sealite and phyllite. बॉक्स की तरह, जैसे बॉक्स ने 4 पहचाने थे कंपाउंड, C3S, C2S, C3A, C4AF, उन्हीं का ही नाम जो लीच एटलियर और टोर्नबोम जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इन्हीं का ही नाम दिया है एलाइट, बीलाइट, सीलाइट एंड फीलाइट। ठीक है ना, एलाइट क्या हो गया C3S, बीलाइट क्या हो गया C2S, सीलाइट क्या हो गया C3A और फीलाइट क्या हो गया C4AF। ठीक है, तो ये तो थी केमिकल कंपोजिशन सीमेंट की, समझ में आ गई है। जो मेन 4 कंपाउंड्स बनते हैं क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है ना, तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होता क्या है, दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर। यह सीमेंट और वाटर के बीच में केमिकल रिएक्शन को रेफर करता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है ना, ड्यूरिंग हाइड्रेशन सर्टेन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड हैविंग सीमेंटिंग और एडेसिव वैल्यू। जब हाइड्रेशन होती है तो कुछ हाइड्रेटेड कंपाउंड्स बनते हैं जिनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है सीमेंटियस प्रॉपर्टी या एडेसिव प्रॉपर्टी, मतलब दूसरों को अपने साथ चिपकाने की एक इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, और यही सीमेंट का गुण है कि जो सीमेंट और बजरी या जो अपने एग्रीगेट्स लिए, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, जिसको बजरी और कंकर कहते हैं, उनको आपस में एक दूसरे से खुद के साथ ये बांध के एक सॉलिड मास को तैयार करते हैं। तो वो किसके कारण है, जब
सीमेंट के कंपाउंड्स वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो जो हाइड्रेटेड कंपाउंड्स बनते हैं उनके अंदर ये एडेसिव प्रॉपर्टी होती है। द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड इन 2 वेज। अब जो सीमेंट के साथ पानी की रिएक्शन होती है उसको हम 2 तरीके से देखते हैं। एक तो होता है थ्रू सॉल्यूशन मैकेनिज्म। सॉल्यूशन मैकेनिज्म क्या है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमने पानी और सीमेंट का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन के अंदर जो सीमेंट के कंपाउंड्स हैं वो पानी के साथ रिएक्शन करके नीचे प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, नीचे जमते जा रहे हैं, ठीक है ना। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या होगा, दूसरा ऐसा होगा कि हम ये मान के चले क्योंकि सीमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, जिनकी साइज़ लगभग 15 से 20 माइक्रोन होती है, ठीक है ना। तो वो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे ही अच्छी तरह देख पाते हैं। लेकिन अगर उसको हम इलेबोरेट करें उसकी साइज़ को, कि हम मान लेते हैं कि एक ईंट के बराबर ये सीमेंट का पार्टिकल है, तो क्या होगा, जब पानी इसके सरफेस पे गिरेगा तो सबसे पहले पानी किसके साथ रिएक्शन करेगा, जो सरफेस के ऊपर कंपाउंड्स है, ठीक है ना। ये कंपाउंड्स जब रिएक्शन करेंगे तो ये हाइड्रेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो हाइड्रेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये थोड़े से इम्परमिएबल होते हैं, मीन्स इनमें से पानी बहुत कम रिसाव होता है पानी का। फिर धीरे धीरे जब पानी इसके अंदर जाएगा, मीन्स उस ईंट की, जैसे ईंट अगर हमने मान रखा है सीमेंट ग्रेन को ईंट के बराबर, तो जो जब पानी इसके अंदर धीरे धीरे परकोलेट करेगा, अंदर घुसेगा, तो वो अंदर के जो कंपाउंड्स है सीमेंट के, उनके साथ रिएक्शन करेगा और उनको भी हाइड्रेटेड कंपाउंड्स में चेंज करेगा। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट मैकेनिज्म। तो सीमेंट के अंदर ये दोनों ही मैकेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब शुरू में हम पानी मिलाते हैं तो वो हमें एक सॉल्यूशन सा दिखाई देता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो सॉल्यूशन मैकेनिज्म है वो काम करता है कि मीन्स सीमेंट पानी के साथ रिएक्शन कर रही है और वो जो सीमेंट के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे कंपाउंड हाइड्रेटेड कंपाउंड्स में चेंज होकर नीचे सेटल हो रहे हैं। ये हाइड्रेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं ये अभी हम थोड़ी देर में आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन जब सीमेंट को 2-3 घंटे हो जाते हैं और जब उसमें हमें पानी दिखना बंद हो जाता है, लेकिन रिएक्शन तो उसके बाद भी चालू रहती है। जो हाइड्रेशन रिएक्शन होती है वो सीमेंट में पानी मिलाते ही शुरू होती है और ये सालों साल तक चलती रहती है। 1 साल से भी ज़्यादा सीमेंट के अंदर ये हाइड्रेशन रिएक्शन चलती रहती हैं, लेकिन इसकी रेट है वो बहुत स्लो होती हुई जाती है। इनिशियली एकदम रैपिड होगी, फिर ये स्लो डाउन होती बहुत स्लो होती हुई चली जाती है, लेकिन ये हाइड्रेशन रिएक्शन चलती रहती है, ठीक है। तो जो बाद का टाइम है कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, फिर वहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो सॉलिड स्टेट जो मैकेनिज्म है उसके हिसाब से कि पानी को जो सीमेंट के ग्रेन से पानी को सोख रहे हैं और फिर वो जो पानी अंदर जा रहा है उसके साथ वो रिएक्शन कर करके हाइड्रेटेड कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद वाटर इज एक्सोथर्मिक, दैट इज इट लिबरेट्स ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट। जो सीमेंट के वाटर के साथ रिएक्शन है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जैसे ही हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो हमें गर्मी का महसूस होती है, उसमें थोड़ी गर्म महसूस होता है, मीन्स कि उस रिएक्शन से हीट बाहर निकल के आ रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट बाहर निकलती है उनको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो सीमेंट और वाटर की रिएक्शन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये जो हीट बाहर निकल के आती है इसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम, हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। नीचे मैंने एक ग्राफ दिखाया हुआ है, ठीक है। यह है हीट लिबरेशन फ्रॉम ए सेटिंग सीमेंट, कि टाइम के साथ हीट कैसे इवॉल्व होती है, ठीक है। देखो नीचे टाइम दिया हुआ है, 4 घंटे बाद, 8 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे। और इधर में हमने कि कितनी कैलोरी, क्योंकि हीट को किस में नापते हैं, कैलोरी में, कितनी कैलोरी पर ग्राम पर आवर रिलीज़ हो रही है। तो देखो जैसे हमने पानी मिलाया, मीन्स विद इन ए टाइम जो ए पॉइंट है वो इनिशियल मतलब पानी के मिलाने को शो कर रहा है। तो उस समय देखो कैलोरी कितनी निकल रही है पर ग्राम पर आवर, 6 कैलोरी पर ग्राम पर आवर रिलीज़ हो रही है, ठीक है ना। तो ये किस कारण हुआ, क्योंकि जैसे हमने पानी के सीमेंट में पानी मिलाया है तो इसके जो C3A और C4AF जो कंपाउंड्स हैं वो पानी के साथ तुरंत रिएक्शन करते हैं, इसलिए उनसे जो हीट ऑफ हाइड्रेशन इवॉल्व होगी वो फटाफट और रैपिड रेट पर मीन्स जल्दी दर से उत्पन्न होती है, इसलिए कैलोरी ज़्यादा हमें इनिशियल रेट पे मिल पाती है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये कर्व डाउन हो रहा है, मीन्स जो हीट इवॉल्व हो रही है वो कम होती जा रही है समय के साथ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है ये कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तुरंत रिएक्शन कर गए, उसके बाद जो कंपाउंड है C3A, C2A वो धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं, ठीक है।
तो जो पहले रेट थी वो डाउन होती हुई आ जाती है, लेकिन फिर से पॉइंट बी अचीव होता है कि मीन्स वापस से हीट इवोल्व शुरू, जो रेट है वो बढ़ना शुरू हो गई है। तो वो किस कारण होती है? अब क्या हुआ है कि जो C3S है उसकी रिएक्शन पानी के साथ शुरू हो गई है, ठीक है। उसके बाद अगेन से जो रेट है वो डाउन आती चली जाती है, तो जो C3S है वो धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है, मीन्स उसकी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती जा रही है, उसकी जो परसेंटेज है वो कम होती जा रही है। और C2S है जो कि बहुत स्लो रिएक्शन करता है पानी के साथ, उसके कारण जो थोड़ी बहुत हीट इवोल्व हो रही है वो, और फिर उसके बाद भी ये धीरे धीरे जो रेट है हीट इवोल्व की ये कम होती हुई जाती है, ठीक है। तो ये था कि भाई सीमेंट में जब भी पानी मिलाते हैं तो जो हीट इवोल्यूशन है उसकी जो दर है वो ये ग्राफ शो कर रहा है कि शुरू में एकदम ज़्यादा होगा, फिर कम होता जाएगा, फिर बढ़ना शुरू होगा, उसके बाद फिर कम होता हुआ ये जाएगा, लेकिन कभी ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि इसकी रिएक्शन चलती रहती है सालों साल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी ग्राफ। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंट कंपाउंड्स हाइड्रेट एट डिफरेंट रेट्स एंड लिबरेट डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ हीट। सीमेंट के अंदर जितने भी जो 4 मेजर कंपाउंड्स हैं उनका वाटर के साथ रिएक्शन करना, ठीक है ना, रिएक्शन की जो रेट है वो अलग है। जब रिएक्शन की रेट अलग अलग है तो जो हीट इवोल्व होगी, मीन्स जो ऊष्मा उत्सर्जित होगी उसकी भी दर अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग होगी। और हर एक कंपाउंड सेम मात्रा में जो टोटल हीट वो जनरेट करेगा सेम मात्रा में नहीं करता है। कुछ कंपाउंड्स ज़्यादा हीट इवोल्व करते हैं, कुछ कंपाउंड्स कम हीट इवोल्व करते हैं। देखो दर में और क्वांटिटी में फ़र्क है। दर होता है कि कितनी कि पर आर कितनी कैलोरी रिलीज़ हो रही है, वो तो है दर, लेकिन टोटल कितनी कैलोरी रिलीज़ हो रही है वो है टोटल क्वांटिटी। देखो इस ग्राफ से हमें शो हो रहा है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है इन डेज़, पहले दिन, 10वें दिन, 100वें दिन और 180वें दिन, और यहाँ पर है फ्रैक्शन हाइड्रेटेड, ये कंपाउंड्स हैं। तो कितने दिन बाद कितना जो कंपाउंड है वो कितने फ्रैक्शन में, मीन्स उसका कितना हिस्सा हाइड्रेट हो चुका है और कितना उसका बचा हुआ है। तो सबसे ऊपर देखो C4AF है जो कि पहले दिन ही कम से कम 80% वो हाइड्रेट हो चुका है। उसके बाद इसकी जो रिएक्शन है वो धीरे हो जाती है और ये 180 दिन तक भी चलता रहा है, जीरो नहीं हुआ है, इसकी रिएक्शन चलती हुई है। लेकिन मेजर जो पोर्शन है वो पहले दिन ही रिएक्शन कर लेता है। इसी तरह C3A है, उसका भी जो मैक्सिमम पोर्शन है वो पहले दिन ही रिएक्शन कर लेता है पानी के साथ, लेकिन बाद का जो पोर्शन है वो धीरे धीरे रिएक्शन होती रहती है और लंबे समय तक चलती रहती है। C3S है वो पहले दिन अब अप्रोक्स 40% के आसपास ही रिएक्शन कर पाया है, उसके बाद इसकी रिएक्शन बढ़ती जाती है और 100 दिन पर आकर ये लगभग 65% के आसपास रिएक्शन कर मतलब हाइड्रेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से ये कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। और C2S जो कि बहुत ही स्लो है, पहले दिन अप्रोक्स इसकी 0.1% भी नहीं है रिएक्शन, और धीरे धीरे इसकी रिएक्शन आगे जाके बढ़ती रहती है। बाकी की किसकी स्टेबल है और इसकी बढ़ रही है। लेकिन ये देखना है कि देखो किसी की भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं हुई है, मीन्स इनकी रिएक्शंस कई सालों तक चलती है। नेक्स्ट है सिंस द रिटार्डर आर एडिड टू कंट्रोल द फ्लैश सेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ C3A, एक्चुअली द अर्ली हीट ऑफ हाइड्रेशन इज मेनली ड्यू टू C3S। देखो जो C3A होता है वो एकदम क्विकली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो इसके अंदर हम कुछ रिटार्डर्स मिलाते हैं, जैसे जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम क्या करता है, इसकी रिएक्शन को स्लो कर देता है, ठीक है। एल्यूमिनियम की जो C3A कंपाउंड है इसकी रिएक्शन को स्लो कर देता है। तो उससे क्या होता है कि जो सेटिंग टाइम है, क्योंकि C3A फटाफट रिएक्शन करके सीमेंट को सेट करना शुरू कर देता है। जो सेटिंग एबिलिटी है सीमेंट की वो C3A और C4AF पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो वो एकदम तुरंत सेट ना हो जाए उसके लिए हम जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम क्या करता है, इसकी रिएक्शन को स्लो कर देता है। तो जो इनिशियली जो हीट आती है वो हमें किससे महसूस होगी, C3S से, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो ऊपर हमने ग्राफ दिखाया है ये है जब हम प्योर कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं, कोई रिटार्डर यूज़ नहीं किया है। लेकिन क्योंकि सीमेंट को हमें जल्दी सेट नहीं करना होता है, कुछ टाइम के लिए उसको हमें लूज फॉर्म में रखना होता है, इसलिए उसमें हम जिप्सम ऐड करते हैं जिससे उसकी रिएक्शन स्लो हो जाती है और वो धीरे धीरे सेट होती है। क्लियर है। नाउ फाइनेंस ऑफ सीमेंट आल्सो इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हीट बट नॉट द टोटल हीट। अब जो सीमेंट की फाइनेंस है, फाइनेंस मीन्स वो कितनी बारीक पिसी हुई है सीमेंट है, उससे भी जो हीट निकलने की दर है
वो डिपेंड करता है फाइनेंस के ऊपर भी। जितनी ज़्यादा फाइनेंस सीमेंट होगी मीन्स जो सीमेंट के ग्रेन्स हैं उतने ही ज़्यादा वाटर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, मीन्स सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा सरफेस एरिया के ऊपर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, हीट इवोल्व ज़्यादा होगी। जितनी फाइन सीमेंट होगी तो उसकी अर्ली हीट इवोल्व ज़्यादा होगी, लेकिन टोटल हीट सेम रहेगी, क्योंकि 100% जब कंपाउंड हाइड्रेट हो जाएगा तो जिसको जितनी हीट इवोल्व करनी थी वो उतनी ही करेगा। तो टोटल हीट सेम रहती है, लेकिन जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर उस सीमेंट की हम फाइनेंस को बढ़ा दें। अब यहाँ पर देखो एक टेबल दी हुई है जिसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड कितनी कितनी कैलोरी पर ग्राम कितने कितने दिन बाद रिलीज़ करते हैं। तो C3S है, पहले 3 दिन इन्होंने 58 कैलोरी रिलीज़ की, 90 दिन पे इनकी 104 हो गई और 13 साल बाद 122 कैलोरी। तो C3S जो कंपाउंड हम मान लेते हैं कि 13 साल पे वो 100% हाइड्रेट हो जाता है, तो ये टोटल कितनी कैलोरी यूज़ कर रहा है, रिलीज़ करेगा 122 कैलोरी पर ग्राम। C2S है वो 59 कैलोरी पर ग्राम, तो C2S है वो बहुत कम हीट इवोल्व कर रहा है। C3S 122 कर रहा है। C3A 324 जो टोटल कैलोरी रिलीज़ करेगा पर ग्राम 324 है, और C4AF 102 है। तो सबसे ज़्यादा जो हीट इवोल्व कर रहा है वो कौन है, C3A कंपाउंड, ठीक है ना। और फिर है C3S और फिर है C4AF एंड देन C2S। नाउ जो नॉर्मल सीमेंट होती है जनरली प्रोड्यूस 80 से 90 कैलोरी पर ग्राम इन 7 डेज़। जो हमारे पास जो सीमेंट आती है उसमें जो हीट जनरेट होती है पर ग्राम ऑफ सीमेंट वो 90 कैलोरी के आसपास 7 डेज़ में जाके इवोल्व होती है, ठीक है ना। और 90 से 100 कैलोरी अगले 28 दिन में इवोल्व होती है, ठीक है। नाउ द हाइड्रेशन प्रोसेस इज नॉट एन इंस्टेंटेनियस वन, द रिएक्शन इज फास्टर इन द अर्ली पीरियड एंड कंटिन्यूअस इंडेफिनेटली एट ए डिक्रीजिंग रेट। अब ये जो सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस है ये कोई इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है, मीन्स कि पल भर में नहीं हो जाता है, ये सालों साल ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है ना। इसका कोई निश्चित टाइम नहीं है कि इतने टाइम बाद 100% हाइड्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट आफ्टर 28 डेज ऑफ क्योरिंग सीमेंट ग्रेन्स हैव बीन फाउंड टू हैव हाइड्रेटेड टू ए डेप्थ ऑफ ओनली 4 माइक्रोन्स, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये है माइक्रोन, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये है 4 माइक्रोन्स। 4 माइक्रोन्स क्या होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो सीमेंट हम यूज़ 28 दिन जो हमने कोई भी कंक्रीटिंग की है उसके 28 दिन तक हम क्योरिंग करते हैं। क्योरिंग क्या मीन्स, पानी का छिड़काव करना, ठीक है। तो 28 दिन तक पानी का छिड़काव करने के बाद जो सीमेंट ग्रेन्स हैं, अब सीमेंट ग्रेन्स की साइज़ क्या होती है, जो सबसे बड़ी साइज़ अगर हम मान के चलें तो वो होती है 40 माइक्रोन्स। तो 28 दिन बाद अगर हम देखते हैं तो जो ग्रेन है उसकी ऊपर से जो, अगर ऊपर से नीचे गहराई उसके सेंटर की तरफ जाएंगे ग्रेन्स के, तो जो 4 माइक्रोन की डेप्थ है वहीं तक ही वो रिएक्शन कर पाया है। मीन्स अगर उसकी 40 माइक्रोन उसकी डेप्थ है तो टोटल रिएक्शन कितने दिन में पूरी होगी, 280 दिन में वाटर के साथ, ठीक है ना। तो इतनी स्लो रेट से ये रिएक्शन करते हैं। द कंप्लीट हाइड्रेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन इज पॉसिबल ओनली फॉर सीमेंट पार्टिकल्स स्मॉलर देन 50 माइक्रोन्स। अब जो सीमेंट पार्टिकल्स है अगर उनकी साइज़ 50 माइक्रोन से कम है तो ही वो 100% हाइड्रेट हो पाएंगे, मीन्स पानी के साथ रिएक्शन कर पाएंगे। अदरवाइज़ उनके अंदर अनहाइड्रेटेड जो कंपाउंड बचा रह जाएगा जो कि एक एग्रीगेट का ही काम करेगा, फिर वो सीमेंट का काम नहीं करेगा। वो जैसे रोडी और बजरी है उसी की तरह वो केवल पोर्स फिलिंग का काम करेगा। द लार्जेस्ट क्रिस्टल साइज ऑफ C3S एंड C2S आर 40 माइक्रोन्स, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। द हाइड्रेटेड कंपाउंड फॉर्म्ड आफ्टर हाइड्रेशन आर रिलेटिवली इम्परवियस टू वाटर रेंडर्स फर्दर रिएक्शन स्लो। अब जैसे कोई भी ग्रेन लिया उसकी सबसे पहले सरफेस रिएक्शन करती है, सरफेस रिएक्शन के बाद हाइड्रेटेड कंपाउंड बनता है। और मैंने पहले बताया था जो ये हाइड्रेटेड कंपाउंड्स हैं जो बनते हैं ये इम्परवियस होते हैं, मीन्स इनमें से पानी इजीली नहीं रिस पाता है, तो अंदर पानी जाने के लिए उसको बहुत टाइम लगता है जिससे कि रिएक्शन बहुत स्लो हो जाती है, इसलिए ये रिएक्शन सालों साल चलती रहती है। द अनहाइड्रेटेड कोर ऑफ सीमेंट ग्रेन्स कैन बी डीम्ड टू बी वर्क एज वेरी फाइन एग्रीगेट इन द होल सिस्टम।
अब अगर हमने क्योरिंग नहीं की है या उसको कंक्रीट को नमी नहीं मिल पा रही है, तो जो अनहाइड्रेटेड मीन्स जिनकी रिएक्शन नहीं हुई है, वो पार्टिकल जो सीमेंट के कंपाउंड्स हैं वो सीमेंट के अंदर एज इट इज़ रहेंगे और वो केवल एज ए एग्रीगेट के फॉर्म में ही उसके अंदर रहेंगे। मीन्स उनकी जो सीमेंटियस प्रॉपर्टी थी वो हम यूज़ नहीं कर पाए हैं, तो वो एक तरह से अनयूज्ड सीमेंट हो गई। ठीक है ना। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज, जो हाइड्रेटेड कंपाउंड्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। देखो, सबसे पहले बनता है जो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स, जो C3S और C2S होता है। जब वो पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CSH। ठीक है ना, जिसकी ये रिएक्शन दी है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C3S 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलके क्या बना रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, C3S 2 मॉलिक्यूल C3S के 6H के हैं। तो क्या बना है, 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट का बना और 3 मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बना। अगर वेट के हिसाब से देखें तो इसका 100 वेट है, मॉलिक्यूलर वेट इसका 24 है। ठीक है, तो जो C3 कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट है वो कितना बना है, 75, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कितना बना है, 49। लेकिन C2S की अगर हम रिएक्शन देखें तो उसमें जो ये कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट है वो 99 वेट में बना है, मॉलिक्यूलर वेट में, और यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो 22 में बना है। मींस जो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेटेड कंपाउंड है वो C2S के केस में ज़्यादा बन रहा है बजाय C3S के केस में। ठीक है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो अनडिज़ायरेबल होता है, इसकी हमें कंक्रीट में ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होता है, और जैसे ही कंक्रीट पानी के संपर्क में आएगा तो ये पानी के अंदर घुल के कंक्रीट से बाहर आ जाएगा और वहाँ पर पोर्स बना देगा, मींस उसको पोरस बना देगा कंक्रीट को। ठीक है, और पोरस बनेगा तो मींस उसकी जो सॉलिडिटी है वो कम हो गई, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और मोर ससेप्टिबल हो जाएगा, तो वो एटमॉस्फेयर उसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाएगी। इट कैन बी seen that C3S produce lesser quantity of calcium silicate hydrate and more calcium hydroxide than that found by the C2S। ठीक है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल प्रोडक्ट इन द कॉन्क्रीट मास, इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर एंड गेट लीज्ड आउट मेकिंग द कॉन्क्रीट पोरस पर्टिकुलरली इन हाइड्रेटेड स्ट्रक्चर्स। ये मैंने आपको समझाया कि जो COH होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, जैसे ही पानी के संपर्क में कॉन्क्रीट आएगा तो ये उससे बाहर निकल आएगा और उसको पोरस बना देगा, जिससे कि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है और उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। C3S इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड बेटर फॉर कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। जो C3S है वो मेनली सीमेंट जो कंक्रीट है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये कंपाउंड, और क्योंकि इससे C2S से ज़्यादा इससे हीट इवोल्व होती है, क्योंकि 122 और वो 59 कैलोरी इवोल्व करता था, ये 122 कैलोरी इवोल्व करता है। तो ये कोल्ड वेदर में ऐसी सीमेंट जिसके अंदर C3S है उसको हम कोल्ड वेदर में यूज़ करें तो अच्छा होगा। C2S है वो लेटर स्ट्रेंथ, बाद की स्ट्रेंथ, क्योंकि कंक्रीट लगातार टाइट होता जाता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, सालों साल बाद वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो जो बाद की स्ट्रेंथ आ रही है वो किसके कारण आ रही है, C2S के कारण। और C2S की क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है तो इसको हम जहाँ गर्म वातावरण है वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं सीमेंट को, जिसके अंदर C2S की कंटेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि हीट इवोल्व भी इसमें कम होता है। नाउ द लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अब जो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी मीन्स कि वो सालों साल वो सेफ रहे, उसी हालत में रहे, उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे, तो वो उसकी ड्यूरेबिलिटी को कौन कम कर देता है, अगर COH कंक्रीट के अंदर ज़्यादा बन रहा है तो मीन्स वो कंक्रीट ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो ज़्यादा समय तक वो कंक्रीट नहीं चलेगा, वो झड़ने लग जाएगा। COH also react with sulfates present in the cement to form calcium sulfate, which further react with C3A and cause deterioration of concrete. This is known as sulfate attack. अब जो COH है वो पानी के अंदर सोल्यूबल है ही, साथ ही सल्फेट के साथ भी रिएक्शन करता है, और क्या कंपाउंड बनाता है, कैल्शियम सल्फेट। ये जो कंपाउंड है ये बाद में किसके साथ रिएक्शन करेगा, जो सीमेंट का कंपाउंड है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, उसके साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और ये कंक्रीट को डिटोरेट करता है, मीन्स उसको अच्छे से सेट नहीं होने देता है, उससे वो कंक्रीट झड़ने लग जाता है, इसको बोलते हैं हम सल्फेट अटैक। द यूज ऑफ ब्लेंडेड मटेरियल सच एज फ्लाई एश, सिलिका फ्यूम एसेट्रा आर द स्टेप्स टू ओवरकम बैड इफेक्ट ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द कंक्रीट।
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा ना बने इसके लिए इसके अंदर हम कुछ ब्लेंडेड मटेरियल्स यूज करते हैं, जैसे फ्लाई एश है। फ्लाई एश क्या होती है, जब कोयला बर्न होता है तो उसकी जो स्मोक उठती है उसमें से हम फ्लाई एश को अलग करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली कोयले की एक ऐश है, ऐश होती है राख, ठीक है ना, तो कोयले की राख है। सिलिका फ्यूम जैसे राइस हस्क होता है, ऐसे सिलिका फ्यूम, जैसे सिलिका को अगर जलाते हैं उसकी जो धुआं होती है वो सिलिका फ्यूम, ठीक है ना, तो उससे हम इसके इफ़ेक्ट को कम करते हैं। जो नेक्स्ट हाइड्रेटेड कंपाउंड बनता है वो बनता है कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट, CaH। तो 1 कैल्शियम एल्यूमिनेट मोलिक्यूल प्लस 1 वाटर मोलिक्यूल, ये बनाते हैं 1 मोलिक्यूल ऑफ C3AH6 मीन्स कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट, कैल्शियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। दिस क्यूबिक कंपाउंड इज ओनली स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड विच रिमेन स्टेबल अप टू द टेम्परेचर ऑफ 225 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है और वाटर, उसकी रिएक्शन, या टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फिरेट और वाटर की रिएक्शन, उससे क्या बनेगा, कैल्शियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट या कैल्शियम आयरन हाइड्रेट या कैल्शियम फेरस हाइड्रेट, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड एक स्टेबल कंपाउंड है जो कि 225 डिग्री तक भी ये सर्वाइव कर पाता है। द रिएक्शन ऑफ प्योर C3A विद वाटर इज़ वेरी फास्ट। अगर हम प्योर C3A को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे वो बहुत फास्ट होती है, जिसमें लीड टू दी फ्लैश सेट, और वो एकदम सेट हो जाता है, मतलब एकदम कठोर हो जाएगी। तो जो फास्ट सेटिंग सीमेंट्स आती है, जब पानी के नीचे हम कोई कॉन्क्रीटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें वही सीमेंट लेते हैं जिसके अंदर C3A ज़्यादा हो, क्योंकि वो फटाफट सेट हो जाए। तो टू प्रिवेंट दिस फ्लैश सेट, कि ये फटाफट सेट ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, जिप्सम इज एडेड टू दी सीमेंट एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग। जब क्लिंकर को हम ग्राइंड करते हैं उसी समय में हम जिप्सम ऐड करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक जिप्सम किस लिए ऐड करते हैं कि जो C3 है वो फटाफट रिएक्शन ना करे, वो धीरे धीरे रिएक्शन करे, जिससे कि सीमेंट एकदम सेट ना हो। द हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट डू नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ये जो हाइड्रेटेड कंपाउंड है कैल्शियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट या कैल्शियम आयरन हाइड्रेट, ये सीमेंट को कोई स्ट्रेंथ या नेग्लिजिबल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इस स्ट्रेंथ में इनका ज़्यादा योगदान नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड देयर प्रेजेंस इज हार्मफुल टू द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, पर्टिकुलरली वेयर द कंक्रीट इज लायबल टू अटैक बाय द सल्फेट्स। और इन ये जो हाइड्रेटेड कंपाउंड्स हैं ये कंक्रीट के अंदर उसको कमज़ोर ही बनाते हैं, मीन्स उसकी ड्यूरेबिलिटी को कम करते हैं, ठीक है, कि लंबे समय तक कंक्रीट ख़राब ना हो, उस प्रॉपर्टी को ये ख़राब करते हैं। और उस एरिया या उस वातावरण में ज़्यादा ख़राब करते हैं जहाँ पर वातावरण में सल्फेट का कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि ये सल्फेट के साथ रिएक्शन कर कर वापस से उसको डिटोट करते हैं, ठीक है। फिर ये था C4AF, ये भी सेम वही कंपाउंड बना रहा है, कैल्शियम फेरिक C3FH6 मीन्स कैल्शियम आयरन हाइड्रेट। ए हाइड्रेट कैल्शियम फेराइट ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस इज़ कंपेरेटिवली मोर स्टेबल। ये ऊपर वाले से थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन इन दोनों को हम साथ साथ ही पढ़ते हैं, क्योंकि जिप्सम ऐड करने के बाद ये सिमिलर कंपाउंड फॉर्म होते हैं। दिस ऑल्सो डज नॉट कंट्रीब्यूट, ये भी कोई स्ट्रेंथ में योगदान नहीं करता है। इट शोज ए कंपेरेटिवली हाई रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ सल्फेट, लेकिन ये सल्फेट से थोड़ा कम रिएक्शन करता है, लेकिन जो कैल्शियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट था वो सल्फेट के साथ ज़्यादा रिएक्शन करता है, तो ये उससे थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है ना। इन दोनों कंपाउंड्स को हम साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनेट एंड सल्फेट आयंस इन द सॉल्यूशन, द प्रेसिपिटेटिंग क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट इज आइदर द कैल्शियम एल्यूमिनेट ट्राइसिलिकेट और द कैल्शियम एल्यूमिनेट मोनोसिलिकेट इज नोन, ठीक है ना। जो सीमेंट होती है उसके अंदर एल्यूमिनेट और सल्फेट जो आयंस है उनका जो अनुपात है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि सल्फेट की प्रेजेंस में कौन सा कंपाउंड बनेगा। अगर सल्फेट ज़्यादा है, मीन्स सल्फेट और एल्यूमिनियम का अनुपात ज़्यादा है, सल्फेट ज़्यादा है एल्यूमिनियम से, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, कैल्शियम एल्यूमिनेट ट्राइसल्फेट, जो कि एक अनस्टेबल होता है। जैसे ही सल्फेट की मात्रा कंसेंट में कम होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम एल्यूमिनेट मोनोसल्फेट में, ठीक है ना। तो जो ये कैल्शियम एल्यूमिनेट ट्राइसल्फेट है इसको एक नाम और दिया गया है, क्या दिया गया है, एट्रिंजाइट, ठीक है ना। द मेंटेनेंस ऑफ एल्यूमिनेट टू सल्फेट रेशियो बैलेंस द नॉर्मल सेटिंग बिहेवियर ऑफ द सीमेंट पेस्ट। और सीमेंट पेस्ट की जो सेटिंग बिहेवियर है उसको कौन गवर्न करता है या उसको कौन निर्धारित करता है, एल्यूमिनियम और जो सल्फेट है, एल्यूमिनेट और जो सल्फेट है सीमेंट के अंदर, उनका रेशियो, उनका अनुपात कितना है। अगर सल्फेट ज़्यादा है तो सेटिंग टाइम और ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स और धीरे सेट होगी सीमेंट,
और एल्यूमिनियम कंटेंट ज़्यादा तो कंपेरेटिवली जल्दी सेट होगी। ठीक है, तो ये सब था कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट एंड हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप, मैं जब भी ऑनलाइन क्लास में आपसे रूबरू हूँ, आप मेरे से पूछिए। थैंक यू।